दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 27 और 28 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर अभी एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है हमारी किताबों पर। सामने दोस्तों आपके लेखपाल का पेपर होना है, जिसके लिए लेखपाल सीरीज ये लॉन्च की गई थी, जिसे अभी आपके घर तक पहुंचा के दोस्तों इन 4 किताबों को सिर्फ 300 रुपए में दिया जा रहा है। आप किसी भी यूपी से संबंधित परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर के डिटेल व्याख्या दी गई है, मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं, साथ ही साथ पढ़ने के लिए कंटेंट भी दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 किताबें दोस्तों आपको 300 रुपए में दी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी कीमत नहीं है इसकी, इतने कम पैसे में और ऊपर से फ्री होम डिलीवरी। दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने से इस किताब को ऑर्डर करेंगे, ये किताब सीधे आपके घर तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के पहले सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। लिखा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए को क्या बोलते हैं दोस्तों? एनआईए को कहा जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है दोस्तों। तो कह रहा है इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, ये आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां दिया है ऑप्शन में दिनकर गुप्ता, एसएल थाउसेन, तरुण कपूर या पीके मिश्रा। किसे दोस्तों अपॉइंट किया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा एसएल थाउसेन के बारे में। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इन्हें एसएसबी का जो है एसएसबी का हेड बनाया गया। ठीक है, जिसे आप सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, याद रखिएगा। तरुण कपूर जी की बात करूं दोस्तों, तो तरुण कपूर को हाल ही में मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या? मोदी जी के सलाहकार के रूप में दोस्तों इनको नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर पीके मिश्रा, याद रखेगा, देखिए ये अभी तरुण कपूर तो सलाहकार बने, और ये जो पीके मिश्रा जी हैं ये मोदी जी के प्रधान सचिव हैं। क्या है? याद रखेगा, ये मोदी जी के प्रधान सचिव हैं, प्रधान सचिव। ठीक है, तो याद रखेगा दोनों में अंतर है दोस्तों, प्रधान सचिव और सलाहकार। ठीक है, और यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेगा दिनकर गुप्ता, इनको अभी क्या बनाया गया? एनआईए का प्रमुख चुना गया है, याद रखेगा। ठीक है, दिनकर गुप्ता को एनआईए का प्रमुख चुना गया, याद रहेगा आप सभी को। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के नियुक्ति से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक दोस्तों ये पंजाब कैडर में थे, याद रखेगा, पंजाब कैडर के 1987 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, और इनको जो है अपॉइंट किया गया किसमें? एनआईए में रखा गया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, एनआईए की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें दोस्तों, इसकी स्थापना 2008 में हुआ था, 31 दिसंबर 2008 को। राधा मोहन जी का नाम सुना होगा, या राधा विनोद राजू, याद करिए, राधा मोहन से मैंने याद किया है, राधा विनोद राजू इस एनआईए के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और अभी दोस्तों इसके प्रमुख कौन हैं? तो याद रखिएगा गुप्ता जी है। नाम क्या है? दिनकर गुप्ता नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियुक्ति से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर चर्चा करते हैं। हम अपना समय दोस्तों इस वाले टॉपिक पे इसलिए देते हैं क्योंकि ये हाल फिलहाल में हम लोगों ने नियुक्ति में ये सभी सवाल पढ़ रखे थे। अगर आप रिवीजन कर लेंगे इसका तो आपको याद भी हो जाएगा। क्या सवाल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एनआईए प्रमुख किसे चुना गया? नाम रखिएगा याद, क्या नाम है? दिनकर गुप्ता जी को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का दोस्तों अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा रंजीत बजाज का नाम पढ़ा होगा। क्या नाम है? रंजीत बजाज का नाम पढ़ा होगा। इन्हें याद रखिएगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में जो एथलीट समिति है दोस्तों, उसका जो सलाहकार समिति है उसमें दोस्तों अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। भारतीय प्रेस परिषद, याद रखिएगा, कई सारे बच्चे इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया याद रखते हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एक दोस्तों पीसीआई है, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। पीटीआई जब पूछेगा ना तो पीटीआई के अध्यक्ष वर्तमान में अवीक सरकार है। अगर आपसे पीटीआई का पूछे तो बताएगा दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अभी अवीक सरकार है। यहां पर पीटीआई ने दोस्तों यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है? ये पीसीआई के बारे में पूछ रहा है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें रंजना प्रकाश देसाई को अभी अध्यक्ष पद पर चुना गया है। रिजर्व बैंक में दोस्तों जो उसका केंद्रीय बोर्ड है उसमें गैर निदेशक लोगों की भी नियुक्ति हुई। कुल 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, नाम है आनंद महिंद्रा। दूसरा नाम है पंकज आर पटेल। तीसरा नाम है
श्रीनिवासन, ठीक है, वेणु श्रीनिवासन पूरा नाम है, और चौथा है प्रोफेसर ढोलकिया साहब, ठीक है। ये 4 लोगों को दोस्तों गैर याद रखेगा, ये गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर दोस्तों चुना गया है, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अगला लिख रहा है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महिला सचिव बनाया गया है, तो याद रखेगा दोस्तों टेड्रोस घेब्रेयेसस नहीं होगा, यहां याद रखेगा रबाब फातिमा। क्या नाम है दोस्तों? रबाब फातिमा। एक कहां की रहने वाली है? बांग्लादेश की रहने वाली है, और इनको अवर महासचिव यूएन में चुना गया, तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया है, तो अमनदीप गिल नाम है इनका, जिन्हें अभी दूत चुना गया, ठीक है। लिख रहा है शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल में अभी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें निधि छिब्बर को दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे? मनरेगा लोकपाल, ठीक है। मनरेगा लोकपाल में दोस्तों देखिए प्रदीप कुमार मोहंती का नाम आया था दोस्तों, उनको दोस्तों क्या चुना गया है? उनको लोकपाल में चुना गया। यहां दोस्तों मनरेगा लोकपाल की बात कर रहा है, और इनका नाम है एनजे ओझा। क्या नाम है? एनजे ओझा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक में नए एमडी कौन बने? तो अभी तक एमडी थे दोस्तों अश्वनी भाटिया जी, अब अश्वनी भाटिया को सेबी में भेज दिया गया है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, और यहां पर याद रखेगा आलोक कुमार चौधरी जी आ गए। कौन? आलोक कुमार चौधरी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है सतीश पै, ठीक है। ये सभी नाम आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए नियुक्ति के सभी सवाल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा। करंट अफेयर पढ़ने की बहादुरी नहीं होती है, करंट अफेयर याद हो जाए आपको क्लास में, बहादुरी ये होती है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? किसमें? यूएन के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं यहां बात कर दूं टी.एस. त्रिमूर्ति का, तो याद रखेगा टी.एस. त्रिमूर्ति जो है दोस्तों, ये अभी तक दोस्तों थे, ये अभी तक क्या थे दोस्तों? ये अस्थाई प्रतिनिधि थे, याद रखेगा थे, अब नहीं है दोस्तों, अब ये नहीं है, यानी क्या थे दोस्तों? अब इनको पूर्व मान लिया जाएगा, ठीक है, पूर्व में थे, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों कौन आ गई हैं? याद रखेगा रुचिरा कंबोज नाम है इनका, जिन्हें भारत की अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और जो बाकी का नाम दे रहा दोस्तों आपको जानकारी देखिए सबके बारे में होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जोया अग्रवाल जी का मैं बात करूं दोस्तों, तो जोया अग्रवाल जी ने नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाने का दोस्तों रिकॉर्ड बनाया था, नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाने का दोस्तों रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और दोस्तों इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें यूएन में दोस्तों महिला प्रवक्ता के रूप में रखा गया है। किसके रूप में? महिला प्रवक्ता के रूप में दोस्तों ये भारत में रखा गया है। ये भारत की प्रतिनिधि के तौर पर दोस्तों इनको प्रवक्ता रखा गया, यूएन के अंदर ही दोस्तों इनको प्रवक्ता रखा गया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा सवाल है। और ये चौथा नाम दे रहा है विनय क्वात्रा, इनका पूरा नाम है विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में विनय क्वात्रा जी क्या दोस्तों? ये विदेश सचिव हैं। क्या है? याद रखेगा विनय क्वात्रा जी क्या है? विदेश सचिव हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। और यूएन की बात करें दोस्तों, तो अभी आपको पता होगा यूएन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपने नाम पढ़ा होगा अब्दुल्ला शाहिद का। किसका नाम? अब्दुल्ला। यूएनजी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष की बात करो दोस्तों, और इसमें अब्दुल्ला शाहिद क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखेगा। यह भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि सवाल यहीं कहीं से बनते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे और भी बातें लिखी हुई हैं। तो यहां उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा। और यहां लिखा है दोस्तों रुचिरा कंबोज के बारे में, पहली लाइन तो है कि इनको अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया यूएन में। वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत हैं, ठीक है। वर्तमान में अभी तक क्या थी? रुचिरा कंबोज ये भूटान में राजदूत थी, याद रखेगा। इसी तरह से चीन के राजदूत काफी चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम क्या है? प्रदीप रावत नाम है, उनका नाम भी याद रखेगा। करा रुचिरा कंबोज ये टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी और जल्दी अपना कार्यभार भी संभालने वाले, ठीक है। और बाकी की बातें आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है G4 का हिस्सा। दिसंबर 2014 में वो G4 टीम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार पर काम भी किया था, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा यूएनएससी में दोस्तों भारत की जो अस्थायी सीट है वो 2023-24 के लिए दोस्तों समाप्त होने वाली, 2023-24 में समाप्त हो रही है। कुल 5 देशों की सीट समाप्त हो रही है, जिसमें क्या है? एक भारत भी है। क्या है? एक भारत है, एक जापान की सीट समाप्त हो रही है,
एक माल्टा देश की सीट समाप्त हो रही है, एक जो है स्विट्जरलैंड की सीट समाप्त हो रही है और एक आपका इक्वाडोर देश है, इसकी सीट समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट है। बाकी आप चाहिए तो इसको पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, इस तरह के मुख्य पद पर नियुक्ति वाले सवाल बताता हूं। भाई इंपॉर्टेंट पद हो गया ना, भारत के बाहर यूएन में अगर किसी को इस तरह का कोई पद दिया जा रहा है तो ये मुख्य पद हो गया। ठीक है, और मैं इसके लिए आपको एक नई स्लाइड बता रहा हूं, ये नियुक्ति से हटकर की स्लाइड है। ठीक है, ये नियुक्ति वाली स्लाइड है, जो आपने पीछे पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं है, ये नए क्वेश्चन का कलेक्शन है, याद रखिएगा। तो लिख रहा है यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। इन्होंने टीएस त्रिमूर्ति का दोस्तों स्थान ग्रहण किया। ठीक है, भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे आप गिफ्ट सिटी के रूप में जानते हैं, गिफ्ट सिटी में दोस्तों अभी क्षेत्रीय कार्यालय जो खुला था उसका महानिदेशक किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा ये बनाया गया डॉक्टर डीजे पांडियन को। किसे? डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी में दोस्तों महानिदेशक बनाया गया क्षेत्रीय कार्यालय का। लेकिन हाल ही में गुस्तावो पेट्रा को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? ये कोलंबिया देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या नाम है? गुस्तावो पेट्रा। ठीक है, गुस्तावो पेट्रो, इनको कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया। हमजा अब्दी बर्रे को दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया सोमालिया देश का। ठीक है, सोमालिया देश का पीएम चुना गया है। यूएई के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों अभी शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की दोस्तों मृत्यु हो गई थी, तब उनके स्थान पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई देश का राष्ट्रपति चुना गया। हाल ही में अल्बानिया का नया राष्ट्रपति बजराम बेगज को चुना गया, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? इसके पहले दिल्ली में उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, और उनके हटने के बाद दोस्तों विनय मोहन जी को यहाँ का विनय कुमार सक्सेना को दोस्तों यहाँ चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा अलग नाम है, ये विनय कुमार सक्सेना है, इनको दिल्ली में उपराज्यपाल चुना गया। श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दोस्तों किसे बनाया गया? रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रानिल विक्रमसिंघे को। युनसुक योल को दोस्तों दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है, और ये भी सवाल वही है। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? निर्विरोध चुना गया है शहबाज जी को। ठीक है, शहबाज शरीफ नाम है दोस्तों, याद रखेगा। इनके 23वां प्रधानमंत्री चुना गया पाकिस्तान का। तो ये मुख्य पद से नियुक्ति से संबंधित सवाल थे, जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई उपराज्यपाल बन गया, तब इस तरह के स्लाइड आपके सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है सही जोड़े का दोस्तों यहां पर आपको मिलान करना है, और सिर्फ आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा यहां पर मैच कर रहा है, सिर्फ इतनी बात। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? आपको पता होगा पहला ओलंपिक जो खेला गया था वो 1896 में खेला गया था। ठीक है, पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था, और ये खेला गया था दोस्तों एथेंस में। कहां पर? एथेंस में खेला गया था। याद रखेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून के कई सारे ऑप्शन हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस भी कब मनाया जाता है? ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पे ऑप्शन ना लिख करके, यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां सी डी भी हो सकता है और इसका भी सी और डी हो सकता है। ठीक है, क्यों? इसी में से किसी एक को सी कर दीजिए, किसी एक को डी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों जगह 23 जून है, तो भाई ये नहीं कहा जा सकता ना कि कौन सा वाला। ठीक है, दोनों तो सेम ही लिखा है। पासपोर्ट सेवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, पासपोर्ट सेवा दिवस ये 24 तारीख को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस ये 25 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अंतिम का तो क्या हो जाएगा? अंतिम वाले का ए रहेगा, उसके पहले बी रहेगा, तो ये बी ए खाली मिलान करिए। देखिए बी ए जो मिलान हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सही जवाब। याद रहेगा क्या? याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून माह के जो सबसे इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें यहां दी गई, इनको भी पढ़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस एक वार्षिक और अंतरराष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके द्वारा दोस्तों मनाया जाता है। और पासपोर्ट सेवा दिवस ये 24 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आगे और बताता हूं जून माह के सबसे इंपॉर्टेंट दिवस। 1 जून को याद रखिएगा दोस्तों, ये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहीं पे सवाल एक और बनता है कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वाला तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना गठन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, इसीलिए ये तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुआ था। विश्व साइकिल दिवस दोस्तों 3 तारीख को मनाया जाता है।
पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 तारीख को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दोस्तों 7 तारीख को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस ये 8 तारीख को मनाया जाता है, 8 जून को, ठीक है। बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। रक्तदाता दिवस ये 14 तारीख को मनाया जाता है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये 15 तारीख को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। इसी तरह से शरणार्थी दिवस ये 20 जून को, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ओलंपिक दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, ठीक है। ये भी 23 जून को, पासपोर्ट सेवा दिवस 24 तारीख को और अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस ये 25 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और जून के जितने भी दिवस है ये इंपॉर्टेंट दिवस है, कम से कम इतना आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, खास करके एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम बीएससी कहते हैं दोस्तों, बीएससी। इसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है ये आपको बताना है। लिख रहा है एस मुंद्रा को चुना गया, विक्रमजीत सेन को चुना गया, अश्वनी भाटिया को चुना गया या फिर माधवीपुरी बुच को चुना गया। दोस्तों माधवीपुरी बुच की बात करें तो अभी माधवीपुरी बुच को सेबी का अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? इनको सेबी का अध्यक्ष चुना गया था और इस सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और अश्वनी भाटिया दोस्तों इनको सेबी का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया, सेबी का अभी इनको पूर्णकालिक सदस्य चुना गया, ये आप याद रखेगा सेबी में। इसके पहले दोस्तों, पहले क्या थे दोस्तों? पहले एसबीआई में क्या थे? एसबीआई के एमडी थे, ठीक है। अब दोस्तों एमडी पद से खाली हो गए तो अब दोस्तों न्यू एमडी कौन आ गए हैं? याद रखेगा नए एमडी आ गए हैं आलोक चौधरी। क्या नाम है? आलोक कुमार चौधरी, याद रखेगा। ये एसबीआई के क्या हो गए दोस्तों? न्यू एमडी बन गए। इसके पहले अश्वनी भाटिया जी थे, ठीक है। विक्रमजीत सेन याद रखेगा दोस्तों, ये बीएससी के पूर्व में क्या थे दोस्तों? पूर्व में अध्यक्ष थे, ये पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों इनका स्थान किसने ग्रहण किया है? याद रखेगा एस मुंद्रा ने, ठीक है। एस मुंद्रा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष चुने गए। तो ये सब याद रखेगा। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, चाहे बॉम्बे हो, चाहे एनएससी हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनको मैनेज कौन करता है? तो याद रखेगा उनको मैनेज करने का काम करता है सेबी। और सेबी का स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेगा 1992 में, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस मुंद्रा का नाम याद रखेगा, ठीक है। और मुंद्रा दोस्तों किसकी जगह ले रहे हैं? विक्रमजीत सेन की जगह ले रहे हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी की बातें दोस्तों यहां पे लिखी गई हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, क्योंकि फिर से नियुक्ति के सवाल थे तो एक बार फिर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सवाल हैं रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों अभी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखेगा एस मुंद्रा को चुना गया। एनआईए में दोस्तों दिनकर गुप्ता को चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सलाहकार समिति में दोस्तों बजाज साहब को चुना गया। पूरा नाम क्या है? रंजीत बजाज नाम है, याद रखेगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रंजना देसाई को बनाया गया, न्यायमूर्ति, ठीक है। और ये केंद्रीय बोर्ड में दोस्तों, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर निदेशकों में दोस्तों 4 लोगों को नियुक्त किया गया। एक आनंद महिंद्रा है, ठीक है, दूसरा प्रोफेसर ढोलकिया जी हैं, तीसरा श्रीनिवासन जी हैं और चौथा पंकज आर पटेल जी हैं, ठीक है। लिख रहा अवर महासचिव दोस्तों किसे बनाया गया? तो रबाब फातिमा को बनाया गया। किसे? याद रखेगा यहां रबाब फातिमा का नाम याद रखेगा, रबाब फातिमा को चुना गया। यहां दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो दे रहा है ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। किसके? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया गया? तो अमनदीप गिल को बनाया। किसे? अमनदीप गिल को, ठीक है। और सीबीएसई का अध्यक्ष किसे चुना गया? निधि छिब्बर को चुना गया। मनरेगा लोकपाल के लिए एनजे ओझा को चुना गया। और एसबीआई में नया एमडी कौन आया है? तो आलोक कुमार चौधरी जी हैं, ठीक है। इतने सवाल दोस्तों ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, बार बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी का दोस्तों अनुवाद पुरस्कार ये किसे दिया गया? सोच समझ के आप जवाब कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर की ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए जो नाम लिख रहा है दोस्तों नीचे से पढ़िए, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। कुछ दिन पहले दोस्तों रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान दिया गया। कौन सा?
सरस्वती सम्मान दिया गया, याद रखेगा यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, सरस्वती सम्मान। उसी तरह से के नारायण प्रधान को याद रखेगा, इनको जीडी के कौन सा बिरला पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, याद रखेगा जीडी बिरला पुरस्कार, ठीक है, या के बिरला पुरस्कार, ठीक है, जीडी बिरला बोल रहा हूं, ठीक है, तो याद रखेगा इनको बिरला पुरस्कार दिया गया था। यहां दोस्तों नमिता गोखले की बात करें तो नमिता गोखले को इंग्लिश में, जी हां दोस्तों, याद रखेगा इंग्लिश भाषा में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इंग्लिश का ये हर भाषा के लिए दिया जाता है अलग अलग, ठीक है, तो इंग्लिश का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो किसे दिया गया, याद रखेगा ये पुरस्कार दिया गया था नमिता गोखले जी को। और आज जो पूछा है साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, ये दिया गया है नीलम सरीन को। किसे दिया गया है, नीलम सरीन को दिया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। तो हमको हर तरीके से चीजों को पढ़ना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, कुछ दिन पहले दोस्तों साहित्योत्सव का आयोजन किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साहित्योत्सव का आयोजन कहां पे किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में दोस्तों साहित्योत्सव का आयोजन हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। और आज का जो सही जवाब है वो क्या है, याद रखेगा नीलम सरीन दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। कह रहा जम्मू, इसमें दो लोग हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दो ऐसे लेखक हैं जिनमें एक नाम है दोस्तों नीलम सरीन और दूसरा नाम है प्यारे हताश, ठीक है। प्यारे हताश को भी दोस्तों वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, किताबों को ट्रांसलेट के लिए सुश्री नीलम सरीन को यह पुरस्कार डोंगरी भाषा में उनकी अनुदित पुस्तक पाकिस्तान दी हकीकत कन्ने रूबरू के लिए प्रदान किया गया है, जबकि प्यारे हताश को यह पुरस्कार कश्मीरी भाषा में उनकी पुस्तक तवी एंड पायक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने दोस्तों इन दोनों विजेताओं को बधाई भी दिया, ठीक है। और वहीं लद्दाख के दोस्तों कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्णा माथुर जी हैं, वो भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अवार्ड से जुड़े हुए जो सवाल हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन लोगों को, कि उन सवालों को कि किन किन लोगों को दोस्तों अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये हाल फिलहाल के सवाल हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल है दोस्तों कि साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया, एक तो प्यारे हताश को दिया गया और नीलम सरीन। तो याद रखेगा यहां पर हम साथ साथ ये भी पढ़ते हैं प्यारे हताश को, किसे, प्यारे हताश को भी दोस्तों पुरस्कार दिया गया। दूसरा लिख रहा है 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये श्री भिक्खु सेना को दिया गया, ठीक है, श्री भिक्खु संघ सेना को दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नहाई ने 105 घंटे में कितनी लंबी सड़क बना के तैयार किया, तो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अपने इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा गुजरात का राजकोट जिला है, ठीक है। कह तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए पीजीआई को, किस पीजीआई को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया। दो सवाल याद रखेगा, एक तो सवाल आता दोस्तों किस राज्य को दोस्तों ये डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया, डब्ल्यूएचओ पुरस्कार। तो याद रखें दोस्तों अगर राज्य के बारे में पूछे कि किस राज्य को ये क्या दिया गया, डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया, तो राज्य पूछेगा तो उत्तर झारखंड होगा, ठीक है। अभी हाल ही में झारखंड को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया था। और पूछे किस पीजीआई को, तो बताइएगा पीजीआई चंडीगढ़ को, किसे, पीजीआई चंडीगढ़ को भी डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा यहां तंबाकू नियंत्रण की बात हो रही है, हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जिसे आप आईफा अवार्ड कहते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा शेरशाह मूवी को चुना गया, शेरशाह, ठीक है। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ योजना पुरस्कार जीता, ये हमारे मेघालय राज्य ने जीता है, पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय। ये मेघालय वही राज्य है, हाल ही में दोस्तों यहां का एक लिविंग रूट ब्रिज था जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, लिविंग रूट ब्रिज को, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, तो डैरेन सैमी, ठीक है, ये वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान भी दोस्तों, इनको दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया है, तो ये झारखंड
झारखंड राज्य को दिया गया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर अभी 2 नए बैच स्टार्ट हुए हैं। एक तो दोस्तों यूपीपी का बैच स्टार्ट हुआ है, दूसरा आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। नए बैच है दोस्तों, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, तो समय मत जाया जाने दीजिए, आइए कोर्स ज्वाइन करिए। मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको यही लग रहा होगा कि सर अब ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे लगता है दोस्तों, देखिए जब भी ऑफलाइन में किसी की फीस दोस्तों जाहिर सी बात है 4-5 हजार 6 हजार ऐसे फीस होती है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 4 हजार रुपए बाहर खर्च करते हैं, तो कम से कम दोस्तों 2 हजार रुपए तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपको ऑनलाइन के लिए। क्यों दोस्तों, होता क्या है, बच्चे जब ऑफलाइन के चक्कर में जाते हैं ना, तो हो सकता है कि ऑफलाइन में चीजें उतनी बेहतर न मिल पाए। अगर एक ऑप्शन आप इसके साथ ऑनलाइन लेके चलेंगे तो हर चीज को पढ़ने का डबल मजा मिलेगा, क्योंकि ये समय तो बीत रहा है। तो यार 2 बार पढ़ने, साल में आप 2 बार कोचिंग जाएं, इससे बेहतर है कि आप एक साथ 2-2 क्लासेस अटेंड करें। मुझे लगता है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अरे यार टीचर कोई भी होगा, हम करें देखो करंट अफेयर आप कैसे पढ़ोगे, चलो आपने यूट्यूब से पढ़ लिया। यार आप ऑनलाइन में आएंगे ना, तो यहां पे आपको टेस्ट मिलता है, यहां पे आपको पीडीएफ मिलता है, यहां पे आपको रिवीजन बूस्टर मिलता है। ये सारी चीजें आपको यहां पे चैप्टर वाइज क्विज कराई जाती है। लिख रहा है ना चैप्टर वाइज टेस्ट, ऐसा क्या दोस्तों, ये टेस्ट के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, आपको ऑफलाइन में कभी टेस्ट मिलता है क्या करने को, ऑफलाइन में से सीट बांट दी गई, आप कर लिया, आपको अपना रैंक नहीं पता, आपको चीजें नहीं पता, आपको उसका सलूशन टीचर नहीं देता है कि सवाल बेटा आपका गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अगर आप यहां होते हैं तो आपको सलूशन मिलता है, एक एक चैप्टर का टेस्ट अलग से किया जाता है, दिया जाता है, वो भी इसलिए दिया जाता है कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, कहीं कोई कमी न रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्रदूषण को रोकने के लिए किस राज्य में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। करा किसको रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए दोस्तों ये भारी वाहनों पर रोक किसने लगाया है, ये आप बताइए। ठीक है, किसको, तो बताइए। देखिए गुजरात लिख रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र लिख रहा है, पश्चिम बंगाल लिख रहा है, नई दिल्ली लिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस साल से दोस्तों अभी आगे चल के नवंबर में लागू होने वाला है। और दिल्ली ने क्या किया है, मध्यम और भारी वाहनों पर दोस्तों एंट्री पर क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपका जनरल सवाल है, बट आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आप इन चीजों को ध्यान रखेगा। यहां पर ऐसा भी कुछ डिफिकल्ट नहीं दिया है कि आप चीजों को समझ ना पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। और यहां डेट जरूर याद रखें दोस्तों, ये 1 नवंबर 2022 से ये रोक लगेगी और 28 फरवरी 2023 तक दोस्तों ये क्या होगा, रोक लगा होगा। ऐसा किस लिए दोस्तों, क्योंकि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है राष्ट्रीय जो समाचार हैं इनसे जुड़े हुए दोस्तों हम लोग सवाल देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। पहला ही कि किस राज्य ने दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए मध्यम और भारी वाहनों पर रोक लगा दिया है, तो दिल्ली राज्य ने लगाया। नवंबर से लेकर फरवरी तक, पूरा ठंडी के सीजन तक ये रुका रहेगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जिसे हम विवा टेक नाम देते हैं, तो लिख रहा है विवा टेक ने इस बार भारत को जो है क्या दिया, मतलब क्या घोषित किया है, तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उसी कंट्री ऑफ द ईयर को यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, वर्ष का देश लिखा है, कंट्री ऑफ द ईयर। वर्ष का देश मतलब क्या है, याद रखिएगा, भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, करा कि हाल ही में बीजेपी ने किसे अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती है तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। इनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू नाम है। पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। लिख रहा केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में दोस्तों कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है अग्निवीरों को, तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। करा किस राज्य ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और संबंधित सेवाओं की भर्ती में जो है क्या दिया है दोस्तों, उनको जो है यहां पर प्राथमिकता देने की बात कही थी, उत्तर प्रदेश राज्य ने किया। इसके अलावा हरियाणा वगैरह ने भी दोस्तों एक घोषणा किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारी गैलरी और एक जल जीवन कोष की स्थापना दोस्तों कहां पे किया गया, जल भूषण भवन की स्थापना
ये राजभवन जो महाराष्ट्र का है वहां किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है, याद रखेगा। करा भारत ने किस देश के साथ चीतों के समझौते को दोस्तों अपना आखिरी रूप दिया है? तो ये चीते दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के जंगल में छोड़े जाएंगे। 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं और 8 चीते नामीबिया देश से आ रहे हैं, ठीक है। लिख रहा हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? याद रखेगा, इसका उद्घाटन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा हाल ही में किस राज्य में राज्यों के खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए, किस राज्य में राज्यों के खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तभी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखेगा राज्य के मुख्य सचिव की बैठक थी। किसकी? राज्य के मुख्य सचिवों की दोस्तों बैठक थी, मुख्य सचिव की दोस्तों बैठक थी। और याद रखिए ये सम्मेलन आपके पहली बार हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? याद रखेगा जो कैबिनेट सचिव हैं, याद रखेगा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। क्या नाम है दोस्तों? राजीव गौबा नाम है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों इसका क्या किया था? याद रखेगा यहां पर अध्यक्षता किया था। उसी तरीके से दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा गुजरात में दोस्तों शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ठीक है। याद रखेगा शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ठीक है। उसी तरह से एक सवाल और यहां पे याद रखेगा, ये नई दिल्ली में अभी आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। आसियान जो समूह है, आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, ठीक है। विदेश मंत्रियों की बैठक यहां पे हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों ये खेल मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो याद रखिए खेल मंत्रियों की बैठक भी आपके गुजरात राज्य में हुई है, उत्तर प्रदेश मत सोच लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, खेल की बात आई गई दोस्तों तो आपने भी पढ़ा होगा अभी हाल ही में अमित शाह ने, ठीक है, अभी हाल ही में अमित शाह ने क्या किया दोस्तों? यहां पर अमित शाह ने यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के या ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला दोस्तों यहां पे रखी गई। ये भी आप याद रखेगा। और एक सवाल दोस्तों और याद रखेगा क्योंकि बात खेल की आ गई है तो एक सवाल दोस्तों यहां पे और याद रखेंगे। वो सवाल ये है कि किस राज्य ने अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किया? तो वो राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जवाब अपना मिल गया ना। अच्छा, याद रखेगा ये जो बैठक हुई गुजरात में कहां पर हुआ? तो गुजरात में एक जगह है केवड़िया को दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको ईवी सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखेगा केवड़िया को किसके रूप में जाना जाता है? याद रखेगा इसे ईवी सिटी के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी वर्तमान में जो युवा कल्याण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट एंड समिट के सवाल आ गए हैं तो एक बार इन्हें भी हम लोग रीड कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से इवेंट हाल फिलहाल में कहां पर आयोजित किए गए। तो पहला तो याद रखेगा खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों की बैठक गुजरात में हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। करा किस भारतीय राज्य में G20 शिखर सम्मेलन की दोस्तों क्या रखी जाएगी? आयोजन किया जाएगा? तो जम्मू, देखिए 2022 वाला जो G20 है ये आपके इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया में एक जगह बाली है, वहां पर आयोजित किया जा रहा है। 2023 का जो G20 समिट होगा वो भारत में होगा और भारत के जम्मू कश्मीर में दोस्तों इस बैठक की शुरुआत की जाएगी, इसको भी याद रखेगा। इसके लिए शेरपा किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल को शेरपा चुना गया है। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो चीन में किया गया, क्योंकि इसके पहले 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत में किया गया था दिल्ली में, और ये वाला चीन में हो रहा है। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों की जो मीटिंग हुई है ये आपके मिस्र देश में हुई है, राजधानी काहिरा है, ठीक है। युवा सांसदों की बैठक। हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में हुई, पहली बार हुई है, इसको भी याद रखेगा। किस राज्य में मुख्य सचिवों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने किया? वो धर्मशाला नामक जगह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आयोजित किया गया था। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। यह भी याद रखेगा ये वही ब्रुसेल्स है जहां नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर। 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है, यह भी याद रखेगा। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है और
लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, यानी लाइफ नाम का एक मूवमेंट शुरू किया। ये मूवमेंट स्वयं मोदी जी ने स्टार्ट किया। तो दोस्तों इतने सवाल थे जो कि इवेंट से संबंधित थे, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के पद छोड़ने के बाद दोस्तों किसे नियुक्त किया जा रहा है? ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। लिख रहा है नीति आयोग के जो सीईओ थे वो हट रहे हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों राजीव कुमार की बात करें तो राजीव कुमार क्या दोस्तों याद रखेगा, राजीव कुमार ये उपाध्यक्ष हैं। अब यहां बहुत सारी बातें दोस्तों आप जरा याद रखिएगा। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग को दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसको भी याद रखेगा। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार है। अब दोस्तों जो सीईओ थे, अभी तक तो अमिताभ कांत थे, लेकिन अब नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन रहे हैं? तो याद रखेगा नए सीईओ बन रहे हैं परमेश्वरम अय्यर। कौन बन रहे हैं? परमेश्वरन अय्यर बन रहे हैं, इसको याद रखेगा। ये जो नीचे के 2 मेंबर लिख रहा है दोस्तों, याद रखेगा ये 2 जो है परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं। किसमें दोस्तों? तो ये पूर्णकालिक सदस्य हैं इसी नीति आयोग के अंदर, ठीक है। नीति आयोग में दोस्तों यहां पर याद रखेगा पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वैसे कितनी होती? 4 होती। इसमें से ये 2 लोग हैं, एक विवेक देवराय हैं, अभी हाल ही में दोस्तों इनको भी नियुक्त किया गया था, और एक वीके पॉल जी हैं, इनको भी नियुक्त किया गया था हाल ही में। तो कम से कम दोस्तों ये सारी चीजें आप याद रखेगा। अमिताभ कांत के पद छोड़ने के बाद दोस्तों अब नए सीईओ कौन बनेगा? और सवाल जरूर आएगा परीक्षा में, याद रखेगा। नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा नीति आयोग के बारे में सब कुछ यहां पर है, एक डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए लिख रहा है नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसका गठन किया गया, आप जानते हैं, ठीक है। कह नीति आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ही कर दिया था, और उसके बाद चल करके 1 जनवरी को दोस्तों ये योजना लाई गई। नीति आयोग एक तरह का गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं। गैर संवैधानिक किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा गैर संवैधानिक का तात्पर्य है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखेगा जो कि भारत सरकार की एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षा में पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। और नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई फंड का आवंटन नहीं करता। जैसे योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था और फंड देता था, इस तरह से नीति आयोग कोई फंड का जो है अलॉटमेंट नहीं करता है, यह भी आप याद रखेगा। यह 13 सूत्री उद्देश्य पर काम करता है, ठीक है। और भी जानकारी दोस्तों, इसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। मोदी जी वर्तमान में क्या दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष हैं, ये प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी याद रखेगा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और उपाध्यक्ष जो इसमें होते हैं नीति आयोग में, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है, ठीक है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, और इनका कार्यकाल जो है निश्चित होता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी नियुक्त किए जाते हैं। अगर इसमें दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया साहब, ये नीति आयोग के क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम सीईओ की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर जो थे, ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे, ठीक है। खुल्लर जी के हटने के बाद दोस्तों अमिताभ कांत आए, और अमिताभ कांत के हटने के बाद परमेश्वरन अय्यर जी आ गए हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या दोस्तों 4 नहीं, पीछे मैंने शायद 4 बताया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहां पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? याद रखिएगा 5 सदस्य होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य कहे जाते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनको राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया। वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे देखिए लिखा है वर्तमान में रमेश चंद, बीके सरस्वत, बीके देवराव और बीके पाल जी दोस्तों इसमें क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। चलिए नियुक्ति वाले सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां मिली, जब इंपॉर्टेंट है आया सवाल तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखिए आज आपने एनआईए के बारे में पढ़ा, क्या नहीं पढ़ने लायक था? क्या सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। नीति आयोग के सीईओ चेंज हो रहे हैं, क्या यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। यूएन में आपने पढ़ा कि भारत की तरफ से दोस्तों वहां अपॉइंट किया गया, तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट तो ही है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो नए सीईओ बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? तो अभी तक अमिताभ कांत थे, लेकिन अब उनका स्थान ग्रहण करने वाले परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
चेंज है। इसमें दोस्तों अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यहां पर अध्यक्ष बनाया गया एस मुंद्रा को, ठीक है। और जांच एजेंसी जो दोस्तों जिसे एनआईए कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें दिनकर गुप्ता जी को चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बजाज साहब को बनाया गया। पूरा नाम क्या दोस्तों, पूरा नाम है रंजीत बजाज। प्रेस भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया, रंजना प्रकाश देसाई जी को। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में दोस्तों गैर निदेशक पद पर भी रखा गया 4 लोगों को। एक आनंद महिंद्रा है, एक पंकज आर पटेल हैं, एक वेणु श्रीनिवासन है, एक ढोलकिया साहब है, रविंद्र एच ढोलकिया। किसे संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव के पद पर रखा गया है, तो याद रखेगा रबाब फातिमा को रखा गया। किसे, रबाब फातिमा को रखा गया। याद रखेगा बांग्लादेश की रहने वाली हैं, जबकि डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो नाम है ये WHO के महानिदेशक के पद पर चुने गए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया, रिवीजन करिए, मेरे साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो याद रखेगा अमनदीप गिल को यहां पर बनाया गया। शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में अभी फेरबदल किया गया। CBSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो निधि छिब्बर को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे बनाया गया, नाम है NJ ओझा नाम है, याद रखेगा। प्रदीप कुमार मोहंती दोस्तों देश का लोकपाल उन्हें बनाया गया। ये दोस्तों मनरेगा लोकपाल की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए। दोस्तों फ्लोर टेस्ट वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि अभी चर्चा में चला दोस्तों फ्लोर टेस्ट, और ये अभी फ्लोर टेस्ट कहां कराया गया, महाराष्ट्र में, ठीक है। इस तरह से जहां की सरकार भी दोस्तों गिरने वाली होती है वहां फ्लोर टेस्ट कराए जाते हैं। कुछ दिन पहले कर्नाटक में हुआ था फ्लोर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कई सारे राज्यों में फ्लोर टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। जब कभी वहां की बहुमत वाली सरकार जो है अल्प बहुमत में आ जाती है, तो ऐसे में राज्यपाल क्या करते हैं, वहां पर जो सरकार होती है उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। अगर मैं अनुच्छेद 155 की बात करें तो इस अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में बताया गया। राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया कि भाई हर राज्य का राज्यपाल होगा, उनकी नियुक्ति के बारे में चीजें हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल कौन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है, क्या नाम है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी नाम है, कोश्यारी, याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी क्या है, राज्यपाल है, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो अगला लिख रहा है दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 163 की बात कर रहा है, तो 163 के बारे में आप समझिएगा। 163, 174, 175, ठीक है। 163 के अंतर्गत दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, तो यहां पर राज्यपाल को यह बताया गया कि राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके, शक्तियों का प्रयोग करके क्या कर सकता है राज्यपाल, भाई अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके, ठीक है, वो फ्लोर टेस्ट बुला सकता है, ठीक है। यहां पे खाली इतना चीज है, फ्लोर टेस्ट के लिए क्या कर सकता है दोस्तों, बुलाने के लिए बातें कही गई हैं। लेकिन लिख रहा है फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, और इसके बारे में है, देखिए तो ये किसमें दिया गया दोस्तों, तो अब देखिए जो 174 है, पहले आप चीजों को समझ जाइए, 173, 74, 75, फिर आप अपना उत्तर दीजिएगा कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है। यहां पर दोस्तों अगर मैं स्पेशली 174 की बात कर दूं तो 174 में यह बताया गया कि राज्य विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का चाहे आपको सत्र बुलाना पड़े, चाहे आपको भंग करना पड़े, ठीक है, चाहे सत्र बुलाने की बात हो जाए, चाहे भंग करने की बात हो जाए, चाहे सत्रावसान की बात हो जाए, यहां पर इसकी बातें होती, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 175 की, ठीक है, 175 की, तो 175 में यहां पर फ्लोर टेस्टिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। स्पेशली यहां फ्लोर टेस्टिंग के बारे में प्रावधान किया गया, फ्लोर टेस्टिंग के बारे में। इसमें 75 में दोस्तों आप ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, तो स्पेशली यहां फ्लोर टेस्टर को और ज्यादा ब्रीफ किया गया। तो ऐसे में 163 ना करके आप चाहें तो 175 भी कर सकते हैं, और ये आपका सही जवाब बन सकता है, ठीक है। 175 कर लीजिए, ज्यादा जवाब है, क्यों, क्योंकि फ्लोर टेस्ट को बहुत ज्यादा ब्रीफ किया गया ले जाके कहां पर, याद रखिएगा अनुच्छेद 175 के अंतर्गत, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों यहां पर आपका जवाब 175 होगा। देखिए लिख रहा दोस्तों 174 बता रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को बुलाना, भंग करना, सत्रावसान, ये सारी चीजें करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से 175 का जो बी वाला पार्ट है, ठीक है, कर राज्यपाल सदन का सत्राहुत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है अथवा नहीं, ठीक है। तो स्पेशली दोस्तों 175(2)
यहां पर आपका आ जाता है, ये आपका सही बन जाएगा। ठीक है, हालांकि राज्यपाल संविधान 163 जो अनुच्छेद है उसके तहत इस उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करता है, तो 163 में औसिक शक्तियों के प्रयोग की बात की गई है, जबकि 175 के अंतर्गत स्पेशली फ्लोर टेस्ट की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, दोनों दो बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी की बातें दोस्तों यहां पर लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, इस तरह के जब कभी सवाल आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं बिल्स एंड एक्ट्स के संबंधित सवाल। तो उन सवालों को जरा देख लीजिए। पहला सवाल यही है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्टिंग का आदेश किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो याद रखेगा अनुच्छेद 175। अच्छा सवाल है, ठीक है तो पॉलिटी का सवाल, बट हम लोग इसको करंट के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में इस तरह की जो है स्थिति चल रही थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किए जाने का संरक्षण देता है? तो आपने पढ़ा होगा, पहले तो संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकार मानते थे, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत या 301 के तहत रख दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, ये कानून अधिकार है। ठीक है, कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया, मतलब नए जिले बनाए गए? ये आंध्र प्रदेश में बनाए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी हैं, और यहां के राज्यपाल कौन है? हरिश्चंद्रन जी हैं। ठीक है, दोनों याद रखेगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहे मोटर वाहन समझौता 2015 पर कितने देशों ने जो है अपना जो है एग्रीमेंट किया, मतलब कितने देशों ने जो है अपने में साइन किया, समझौता किया? तो 4 देश है दोस्तों इसमें। एक तो भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। भारत के सीमा से सटे हुए देश हैं, और अगर ये समझौता चारों देश मान लेते हैं तो याद रखेगा मतलब सभी देशों में फिर गाड़ियों का जो आना जाना ये खुल जाएगा। अभी क्या होता है कि बॉर्डर पे जाके गाड़ियां रोक दी जाती हैं और वहां फिर दूसरी गाड़ी में माल लोड होता है, तो ये स्थिति से मुक्ति मिल जाएगी। किस देश में अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध के कारण वहां आपातकाल लगा दिया गया? तो देखिए, ईंधन का दाम बढ़ गया, इसलिए आपातकाल लग गया कजाकिस्तान देश में। कहां पर? कजाकिस्तान में। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। जो लोकसभा को चुनाव लड़ते हैं उनके लिए खर्च की सीमा 95 लाख कर दिया है, और विधानसभा वालों के लिए 40 लाख कर दिया गया। ठीक है, किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पास किया? तो चीन ने पास किया। ठीक है, चीन ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया गया? तो यह कर्नाटक राज्य द्वारा पास किया गया। ठीक है, किस राज्य में मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग पर दोस्तों एक कानून आया है? तो झारखंड राज्य में आया है। ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा आखिरी सवाल है, लिख रहा बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बाजरा पर दोस्तों बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? देखिए, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों एसोचैम भी शामिल था। एसोचैम का नाम सुने हैं? याद रखेगा, वर्तमान में एसोचैम का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एसोचैम का अध्यक्ष दोस्तों किसे है, कौन है? तो याद रखेगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी, ये भी दोस्तों इसमें शामिल थे। बट इसका उद्घाटन किसने किया? याद रखेगा, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बात करें तो याद रखेगा, ये वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री हैं। कृषि कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, वही दोस्तों अगर मैं पीयूष गोयल जी की बात करूं तो इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी है, और इसके अलावा उपभोक्ता से संबंधित मंत्रालय भी इनके पास है। यहां पर जो है दोस्तों बात है, याद रखेगा, ये राज्य मंत्री हैं। पहली बात याद रखेगा, ये राज्य मंत्री हैं। किसमें दोस्तों? तो याद रखेगा, ये राज्य मंत्री हैं केंद्रीय आपने मंत्रालय का नाम सुना होगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में, ये उसी के दोस्तों राज्य मंत्री हैं। इन्होंने बाजरा पर क्या किया है? राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ये इन्होंने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, एक तो याद रखेगा। अच्छा, अगर मैं दोस्तों बाजरा की बात कर दूं तो बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो अभी तो दोस्तों इसमें कई सारे राज्यों का नाम है, खास करके हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद उधर पंजाब साइड हो गया, अपना उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ वगैरह में ये दोस्तों जो है मतलब यहां ज्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे संबंधित और भी बातें हैं, पढ़ लेते हैं। एक बात और याद रखेगा, बाजरा उत्पादन में दोस्तों दुनिया में 5वां स्थान भारत का है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो पहली लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि यहां पर प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। थीम क्या थी? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ये इस बार की क्या थी? थीम थी, और यहां पर बाकी की बातें लिखी गई। ठीक है, देखिए मैं इस वाली स्लाइड पे इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करता ना, क्योंकि इससे ज्यादा
इंपॉर्टेंट जो चीजें मुझे लगता है वो मैं बाहर निकाल के आपको बता देता हूं। असली चीजें तो यहां पर हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला पढ़ते हैं स्लाइड, इवेंट एंड समिट के स्लाइड, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 10-15 और सवाल मिल जाते हैं जो हम लोग करंट अफेयर में पढ़े होते हैं, खास करके इवेंट से संबंधित। जैसे बाजरा पर जो इवेंट हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। वहीं दोस्तों राज्यों के खेल मंत्रियों की जो अभी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, फिर आपने पढ़ा केवड़िया गुजरात में, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 में हो रहा है, वो पहले जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपके चीन में हो रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के विषय पर दोस्तों युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन हुआ आपके मिस्र देश में, मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बार दोस्तों बैठक हो रही भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में। राज्य के मुख्य सचिवों की बैठक दोस्तों कहां हुआ? धर्मशाला नामक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, वहां हुआ, ठीक है। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ, ठीक है। 12वां विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पे हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। शीतल षष्ठी पर दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सब सवाल याद रखेगा। करंट अफेयर देखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तब तक करंट अफेयर में मजा नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों बैच स्टार्ट हो गया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इस बैच की प्राइस दोस्तों बहुत कम रखी गई है। 1499 में ये आपको पूरा बैच मिल रहा है। और याद रखिए, एक बार हिंदी पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो पूरी हिंदी यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, ठीक है, फिर आप बैच में क्या देने वाले हैं? ये तो सोचने का विषय है कि जब मैं पूरी हिंदी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं तो बैच में क्या दे रहा हूं। या आप कल्पना करिए, सोचिए, जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है, आखिर पेड बैच में क्या होगा। आपके लिए जरूर खास बातें होंगी दोस्तों। यहां पे दोस्तों टोटल आपको 150 लेक्चर दिए जा रहे हैं। अगर आप 150 लेक्चर अटेंड कर लिए ना, तो फिर इसके बाद आप कोई भी परीक्षा दीजिए, हिंदी से संबंधित एक भी सवाल आपके गलत होने वाले नहीं है। इतने बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस यहां पे दी गई हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। एक बात और कहना चाहूंगा, किताबें अगर आपने नहीं खरीदा है यार, 300 रुपए आपके लिए बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस 300 रुपए में आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पूरी किताब में यूपी SSSC का निचोड़ भी दिया गया है। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार जिस तरह से आप समय समय पे शादी विवाह नहीं होता फिर भी इंसान कपड़े खरीदता है ना अपनी शौक के लिए किताबें पढ़िए। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, एक बार लीजिए आप इन किताबों को पढ़िए, आपको लगेगा कि वाकई इसके जो कंटेंट है बेहतरीन कंटेंट दिए गए, एक से एक मैटर दिए गए हैं। पढ़ने के लिए आप पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों और भी किताबें आने वाली हैं मार्केट में, ठीक है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आगे हम लोग सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस और हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताब लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द ये किताब आपके बीच में होगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, किसी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।